बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार दोबारा आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की पिछली वीडियो में पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उसके एमसीक्यूज करेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो करने की हमारी कोशिश रहेगी। इसके बाद भी उसके ऊपर एक वीडियो आएगी जिसमें और एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि वीडियोस ज्यादा लंबी हो जाती हैं जिसके कारण अपलोडिंग में भी दिक्कत आती है और दूसरा दोस्तों वीडियोस बोरिंग भी हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करेंगे दोस्तों कि आप इस वीडियो से उसके एमसीक्यू कवर कर सकें। जिन्होंने नहीं देखी तो वो पहले पिछली वीडियो देख लें। चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो में सभी के सभी क्वेश्चन आएंगे जो रेक्टिफिकेशन और रिलेटेड टॉपिक से जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मीन्स, बुक कीपिंग में पोस्टिंग का क्या मतलब होता है? टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ओनली। ठीक है जी, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ओनली इन लेजर, नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या है उसके ऊपर फोकस करेंगे। पहले जर्नल से लेजर में अगर हम दोस्तों एंट्री को लेके जाते हैं उसे ही हम पोस्टिंग बोलते हैं। क्या लेजर में अकेला रिकॉर्ड करना भी पोस्टिंग है? देखिए दोस्तों सेंस तो तकरीबन वही निकल रही है, लेकिन एग्जैक्ट पोस्टिंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट मींस कि व्हेन वी आर पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर, तो ऑप्शन जो रहेगा आपका बी करेक्ट रहेगा। सी मिलता जुलता ऑप्शन है, इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में चर्चा करेंगे, इसीलिए पहले बता रहा हूं कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसपे है कि ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। लेकिन सी ऑप्शन भी आसपास है, लेकिन मुझे बिल्कुल ही एग्जैक्ट ऑप्शन चारों में सबसे सटीक कौन सा है वो बी है, इसलिए ठीक है दोस्तों बी ऑप्शन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन पर बात करूंगा। द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर किसका होता है? ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, पिछली वीडियोस में कई बार चर्चा हुई है। पर्सनल अकाउंट का होता है जी। ए पर्सनल, बी रियल, सी नॉमिनल, डी नन ऑफ दिस। तो ए आंसर इसका होने जाएगा। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, गुड्स ऑफ वैल्यू 1500 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 1500 रुपए की प्रोप्राइटर ने गुड्स क्या की हैं दोस्तों? पर्सनल यूज के लिए यूज की हैं, तो क्या डेबिट होगी, क्या एंट्री होगी? तो आप किसको डेबिट करेंगे? तो आप एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। गुड्स हैं टू परचेजेस, तो ड्रॉइंग टू परचेजेस, तो आंसर आना चाहिए ड्रॉइंग। ए ऑप्शन है सेल्स, बी ऑप्शन है परचेज, सी ऑप्शन ड्राइंग ही है और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो क्या ये दोस्तों ये बेसिकली रेक्टिफिकेशन इटसेल्फ कंसिडर लाइक अ जर्नल, तो इसलिए 2-4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, बाकी सभी रेक्टिफिकेशन से भी आएंगे। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ता हूं। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। डिस्ट्रॉय कर दी फायर ने, तो क्रेडिट क्या करना है? आगे ऑप्शन है परचेजेस, बी सेल्स, सी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, डी नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों अगर आग लगी और गुड्स बिकी मतलब जल गई, मेरा कहने का मतलब बिकना वो नहीं कि सेल हो जाना। अगर आग लगी दोस्तों, अगर कभी भी किसी भी प्रकार से, चाहे वो चैरिटी हो, चाहे हमने डोनेशन दिया हो, चाहे वो सेल्स हुई हो, या किसी भी प्रकार से सेल करते समय हमारी आग लग गई हो, या कोई चीज बिकने के समय खराब हो गई हो, या किसी भी प्रकार से अगर मैं अपने पूरे के पूरे बिजनेस से परचेजेस को माइनस करता हूं, मतलब स्टॉक को माइनस करता हूं, तो परचेजेस ही क्रेडिट होंगी, ये याद रखिएगा। सेल्स तो एक अलग चीज होगी ना, सेल्स को अलग रख दीजिएगा। मतलब अगर सेल्स के अलावा दोस्तों अगर मैं गुड्स को किसी काम के लिए लाता हूं तो हमेशा 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 उस काम को डेबिट टू परचेजेस होता है। तो लॉस बाय फायर टू परचेजेस इसका आंसर होगा एंट्री में। तो हम क्या देखेंगे? परचेज अकाउंट, यही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, फोर्थ का ए ऑप्शन। फिफ्थ के साथ जाऊंगा दोस्तों, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट। इस पर भी बहुत चर्चाएं होती हैं दोस्तों। क्रेडिट बैलेंस बैंक का क्या इंडिकेट करता है? ए अमाउंट पेबल बाय द बैंक, जो बैंक ने हमें पैसा देना है। अमाउंट पेबल टू द बैंक, जो हमें बैंक को देना है। अमाउंट रिसीवेबल टू द बैंक, जो हमें बैंक से रिसीव करना है। या कैश एट बैंक, जो पैसा बैंक में पड़ा है। देखिए दोस्तों हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप पर्सनली अगर देखें तो बैंक आपको मैसेज भेजता है, अगर आप जमा करवा के आते हैं तो योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 500 रुपीज। लेकिन बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, वो आपके लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहा, वो अपने लिए अकाउंटिंग कर रहा है, वो अपने आप को बता रहा है, वो बैंक अपने आप को बता रहा है कि मैंने 500 रुपया आपका देना है। लेकिन यहां पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमारी बुक्स में क्रेडिट
क्रेडिट बैलेंस है तो हमें क्या समझना चाहिए उसका। तो हमें यह समझना है दोस्तों, अगर हमारी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है तो कि हमें बैंक के पैसे देने हैं। ये याद रखिएगा, क्योंकि बैंक अपने उल्टे हिसाब से चलता है, बैंक अपने हिसाब से चलता है। वो मुझे उल्टा इसलिए लगता है क्योंकि अगर उसने मुझे क्रेडिट किया तो मतलब वो मुझे अपना क्रेडिटर मान रहा है, अगर उसने मुझे डेबिट किया तो वो अपना डेटर मान रहा है। उसने मुझे पैसे देने हैं या मुझसे पैसे लेने हैं, लेकिन मैं उससे रिवर्स ही करूंगा ना। अगर मैंने आपसे 100 रुपए लेने हैं तो मैं आपके लिए, आप मेरे लिए क्या हो गए, डेटर हो गए, मैं आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो इस सेंस से आप सोच के चलिएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सभी बच्चों को। अब आप बहुत ही कवर कर चुके हैं। अगली वीडियोस में हमारा बीआरएस टॉपिक भी है, उसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस मेथड। इस ट्रायल बैलेंस का कौन सा मेथड है? टोटल मेथड, हाँ जी बिल्कुल टोटल लगा के मेथड कर लेते हैं हम सारे डेबिट और क्रेडिट रहेंगे। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड है। बैलेंस मेथड भी है कि उनको बराबर बराबर करके लिख के करना है। दोनों मेथड है, तो सी ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल इनवेरिएबली हैव द डेबिट बैलेंस। इनमें से कौन से अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता ही होता है? बैंक अकाउंट, बैंक तो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है दोस्तों, तो ये डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अकाउंट रिसीवेबल, हाँ ये डेबिट ही होता है। ये क्या होता है, लिखित वाले बीआर वाले डेटर्स, तो ऑटोमेटिकली बी आंसर होना चाहिए। सी अकाउंट पेबल, इसका तो बैलेंस ही क्रेडिट होता है, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, तो बी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं जी। क्लियर हो रही होंगी चीजें, आगे चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस। इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस के है? ठीक है दोस्तों, पहले थोड़े बेसिक क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं ताकि आपकी सेंस डेवलप हो जाए, ताकि आप अच्छे ढंग से करें। आगे जाके डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हैं अगले क्वेश्चनों में, बस 10 के बाद हम उसी पे आएंगे। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैव ओनली द क्रेडिट बैलेंस। कौन से का क्रेडिट रहता है? अकाउंट पेबल का तो क्रेडिट रहता है जी। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज का डेबिट होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग का हमेशा क्रेडिट होता है दोस्तों। उसके आगे रिजर्व फंड क्रेडिट होता है, तो डी ऑप्शन नन ऑफ दीज बिल्कुल सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इनमें से कौन सा डेबिट या और क्रेडिट बैलेंस रह सकता है? डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका हमेशा हमेशा अगर रिसीव हुआ है तो इसका क्रेडिट रहता है बैलेंस। सेल्स अकाउंट क्रेडिट रहता है। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट होता है, ठीक है जी, इसका डेबिट होता है। उन्होंने पूछा मे बी डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, तो डी लोन अकाउंट दोस्तों, तो डी लोन अकाउंट, या तो ये डेबिट होगा, अगर दिया होगा या लिया होगा तो डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक हो सकता है। अगर अकेला डिस्काउंट होता तो मैं उसे भी मान लेता कि डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है, फिर मैं उसके ऊपर चर्चा करता, लेकिन उन्होंने लिख दिया है डिस्काउंट रिसीव्ड। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 10 पर दोस्तों। द एरर इन कास्टिंग ऑफ द सेल बुक इज कॉल्ड एज। अगर मैं सेल बुक लिखने में कुछ गलती कर बैठा, मतलब पहले जर्नल लेजर कुछ लिख रहा था, सब कुछ सेट था, लेकिन जब मैं सेल्स बुक लिख रहा था तो कुछ गलती कर बैठा, तो क्या होगा दोस्तों? वो क्लरिकल एरर होगा। क्लरिकल एरर का मतलब आप सभी जानते हैं, लापरवाही से हुई क्लरिकल में मिस्टेक। एरर ऑफ प्रिंसिपल, बेसिक रूल ही गलत होंगे ये। और उसके बाद कंपनसेटिंग एरर, किसी को किसी एंट्री ने कंपनसेट कर दिया, या नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर कास्टिंग आप किसी भी बुक की करते हैं, चाहे वो परचेज बुक है, सेल बुक है, रिटर्न बुक है, तो ऑटोमेटिकली दैट इज कंसिडर्ड टू बी द क्लरिकल एरर ड्यू टू द नेग्लिजेंसी। वो हो गया, तो आंसर ए इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन पर बढ़ूंगा दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन। एरर ऑफ कमीशन अराइजेस। एरर ऑफ कमीशन अराइज करता है व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज करेक्टली रिकॉर्डेड आइदर wholly or partly। सेकंड है any transaction is left either wholly or partly। any transaction recorded in a fundamental incorrect manner। फंडामेंटल का मतलब बेसिक रूल गलत, तो ये ऑटोमेटिकली ये तो नहीं होगा, डी नहीं होगा। ए और बी, ए में क्या है? any transaction is इनकरेक्टली रिकॉर्डेड आइदर होली और पार्टली, और बी में ऑप्शन में क्या है? एनी ट्रांजैक्शन इज लेफ्ट आइदर होली और पार्टली। तो ए ऑप्शन दोस्तों समीप लग रहा है, ज्यादा जरूरी लग रहा है, ज्यादा क्लियर लग रहा है, तो ए ऑप्शन इसका होना चाहिए कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होली या पार्टली कहीं पे भी किसी भी प्रकार से सही है और बाकी जगह उसकी पोस्टिंग या किसी चीज में कमी रह गई है, तो ऑटोमेटिकली दैट इज कंसिडर्ड टू बी द एरर ऑफ कमीशन। लापरवाही से हो गया ये एरर। आगे चलता हूं दोस्तों, इससे आगे 12 नंबर क्वेश्चन पर। वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ द मशीन डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। मैंने पहले भी आपको एक रूल बताया था, अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं उसके ऊपर इंस्टॉलेशन और उसकी शुरुआती तौर पर होने वाला खर्चा उसी फिक्स्ड एसेट में ऐड हो जाता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर किसी ने यह गलती कर दी है कि भाई वेजेस लगी मशीन को लाने लूने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसको रखने के लिए, तो अगर उसके ऊपर अगर कोई खर्चा हो गया दोस्तों, तो मुझे कहां डालना चाहिए? मशीन के अकाउंट में डालना चाहिए, मशीन टू कैश उसकी एंट्री करनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या कर दिया है? वेजेस टू कैश कर दिया, तो ये मेरा फंडामेंटल बेसिक रूल ही गलत हो गया, तो इसलिए एरर ऑफ प्रिंसिपल इज
करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन है एरर ऑफ प्रिंसिपल, बी ऑप्शन है क्लरिकल एरर, सी कंपनसेटिंग, डी नन ऑफ। तो ए ऑप्शन रहेगा बिल्कुल ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचूंगा दोस्तों। इफेक्ट ऑफ बैलेंसिंग, एरर ऑफ बैलेंसिंग, सॉरी इफेक्ट नहीं, एरर ऑफ बैलेंसिंग अफेक्ट्स अकाउंट। एरर ऑफ बैलेंसिंग कितने अकाउंटों को इफेक्ट करा है? एक को। इसमें क्या पूछने की बात है, ये बताना पूछना क्या है, इसमें एक को इफेक्ट करेगा, तो ए ही आंसर होगा, ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूं 40 नंबर क्वेश्चन। प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर ऑफ। ट्रायल बैलेंस हमेशा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक कर सकता है और ट्रायल बैलेंस के पास कुछ भी चेक करने को नहीं है। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए दोस्तों ओमिशन को ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता, क्लरिकल नेचर को पकड़ सकता है। जी हाँ, क्लरिकल नेचर को ही पकड़ता है, तो बी आंसर करेक्ट होना चाहिए। कमीशन को भी और ऑल टाइप्स, तो ऑटोमेटिकली बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये तो क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ता हूं दोस्तों। An entry of rupees 840 being debited to Sonali's account as rupees 480 would be an error of। एक सोनाली के अकाउंट में 840 रुपए की एंट्री करनी थी, लेकिन मैंने गलती से 480 रुपए की एंट्री कर दी। मतलब 480 तो ठीक गया, 880 जहां जाना था उसकी जगह 480 चला गया और अमाउंट जाएगी, तो ये कौन सा एरर है? तो इसी को तो बोलते हैं कमीशन का एरर। तो ऑप्शन ए ही सही है। ओमिशन पूरा तो नहीं मैं भूला, ठीक है। प्रिंसिपल मैंने कोई गलती भी नहीं की, ठीक है। हाँ, निग्लिजेंसी सिग्निफिकेंस, निग्लिजिबल सिग्निफिकेंस, हाँ मैंने दिक्कत की, लेकिन कमीशन के एरर के कारण दिक्कत की। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन को भी हम तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि कमीशन एज इट इज प्रेजेंट है और वो एग्जैक्टली एरर लग रहा है। आगे पहुंचूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। एन एंट्री ऑफ रुपीज 1000 बीइंग रॉन्गली पोस्टेड टू द वेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ द मशीनरी अकाउंट वुड बी एन एरर ऑफ। वेजेस अकाउंट में मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया जिसके इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट 1000 रुपए की कहीं पे वेजेस पे की मशीन के रिगार्डिंग, लेकिन मैंने उसको कहां जोड़ दिया? वेजेस अकाउंट में, ना कि मशीनरी में जोड़ा। तो गलत किया, बिल्कुल एग्जैक्टली गलत किया। क्यों गलत किया, इसको सही करो। कैसे करेंगे? इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो इसको सही कर लेंगे। इसका एरर पता लग जाएगा सी। तो ऑप्शन ए है ऑप्शन ओमिशन, बी है कमीशन, सी प्रिंसिपल है और डी क्लैरिकल है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 500 ऑन कार्टेज ऑफ अ न्यू मशीनरी परचेज शुड बी डेबिटेड टू। अगर मैंने कार्टेज का मतलब प्रिंटर की कार्टेज नहीं दोस्तों, उसका किराया भाड़ा जो था मैंने वो पे किया मशीनरी को लाने के लिए, तो मशीनरी की इंस्टॉलेशन तक होने वाले सारे खर्चे किसमें ऐड होंगे? मशीनरी में, एसेट में ऐड होंगे। तो किसको डेबिट करना चाहिए? कैश को डेबिट करना चाहिए? नहीं, कैश तो जाएगा उल्टा करंट होगा। मिसलेनियस एक्सपेंस को करना बिल्कुल भी नहीं। सी ऑप्शन है कार्टेज। कार्टेज को क्यों करेंगे भाई? क्योंकि मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे है। तो डी ऑप्शन मशीनरी को ही डेबिट करेंगे। एग्जैक्टली क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी व्यूज जरूर दें ताकि हमें पता लग सके आपको वीडियोस कैसी लग रही है। आगे दोस्तों, एरर विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी। अगर कोई एरर किसी भी प्रकार से एक ही अकाउंट को इफेक्ट करता है, वो गलती कहां होगी? तो ऑटोमेटिकल जर्नल में तो आपने बराबर की होगी, वो एंट्री दोनों साइड की होगी, लेकिन वो पोस्टिंग के दौरान कहीं ना कहीं छूट गई, तो इसीलिए वो पोस्टिंग का एरर होता है ऑप्शन में। एरर ऑफ ओमिशन ऑब्वियस सी बात है। बी एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, ओमिशन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पार्शियल लिखता तो मैं मानता ओमिशन हो सकता है, ठीक है। एरर ऑफ पोस्टिंग एग्जैक्टली आंसर सी इज करेक्ट। डी नन ऑफ दिस। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड अफेक्ट। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एक खाते का दूसरे खाते पे बैलेंस लेने के लिए कहां पे एरर हो सकता है? तो पर्सनल अकाउंट ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उनकी अमाउंट एग्जैक्टली होती है। इम्पर्सनल अकाउंट एग्जैक्टली उन्हीं में किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत होती है। सी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट भी जनरली क्लोज रहते हैं। डी सस्पेंस अकाउंट। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन उठ सकते हैं, लेकिन प्रोबेबली आंसर होना चाहिए इसमें बी इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। सेल्स ऑफ राम रुपीज 336 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 336 की सेल थी और मैंने क्या कर दिया? 363 की सेल्स को मैंने क्या कर दिया? अब यहां पे एक अजम्पशन हमें लेनी पड़ती है हमेशा ही रेक्टिफिकेशन के दौरान, जितना भी काम हो, जैसे भी काम हो, अगर किसी चीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया, राम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब राम के बारे में कहा गया, सेल्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो सेल्स की एंट्री सही गई होगी। ये आपको ज्यूम करना पड़ता है कि जिस चीज के बारे में पूरी का पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं कर रहा तो वो चीज ठीक गई होगी, और जिस चीज में क्लियर कर रहा तो वो गलत गई होगी। तो राम को सेल्स की है 336 की, गलती से राम के खाते में 363 लिख दिया, तो ये किसको इफेक्ट करेगा दोस्तों? क्या ये सेल्स अकाउंट को इफेक्ट करेगा? नहीं, ये याद रखना हमेशा, ये सेल्स को इफेक्ट नहीं करेगा जब तक वो अपने मुंह से क्वेश्चन में नहीं बोलता। बी राम के अकाउंट को ऑब्वियस सी बात है उसको तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। बोथ ए एंड बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी रहेगा। ये आपको याद रखने की बात होगी कि जब भी नोटिफिकेशन, जो भी किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन दी होगी, जो क्लैरिफाई किया होगा उस प्रकार से आपको देखना होगा। अगर जिसके बारे में कोई बात नहीं गई तो वो चीज सही सटीक गई हुई है।
आगे बढ़ता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। सेल्स टू उमा रुपीज 336 हैव बीन डेबिटेड टू द तुलसी अकाउंट, दिस विल बी रेक्टिफाइड एज। ठीक है जी, हमने सेल की उमा को, मैंने डेबिट किसको कर दिया, तुलसी को। तो उमा को सेल की तो एंट्री क्या होनी चाहिए दोस्तों, उमा टू सेल्स, लेकिन एंट्री क्या करती, तुलसी टू सेल्स। सेल्स तो ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुलसी को फालतू में मैंने डेबिट कर दिया। तुलसी को क्या करो, क्रेडिट, और डेबिट किसको करो, उमा। तो एंट्री बनती है उमा टू तुलसी। ऑप्शन है उमा अकाउंट डेबिट टू तुलसी अकाउंट, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा तुलसी अकाउंट टू उमा नहीं, गलत हो जाएगा। सी क्रेडिटिंग बोथ ऑफ द अकाउंट नहीं, डी नन ऑफ दीज, बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उसके आगे अगर आपको रेक्टिफिकेशन में बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन की एक रामबाण बता देता हूं, एक सिंपल सा। आप पहले रॉन्ग एंट्री देखिए, फिर आप राइट एंट्री देखिए। रॉन्ग और राइट से आपको पता लग जाएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री आप बनानी बहुत आसान हो जाएगी। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। सेल्स टू द महेश रुपीज 336 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द विल अफेक्ट टू। अगर मैंने सेल नहीं की, सेल की महेश को और नॉट रिकॉर्डेड दिस, तो ये किसको इफेक्ट करेगी दोस्तों, क्या ये परचेजेस अकाउंट को इफेक्ट करेगी, क्या ये सेल्स अकाउंट को इफेक्ट करेगी, क्या ये महेश अकाउंट को इफेक्ट करेगी, या बी एंड सी। दोस्तों अगर मैं ओमिशन कर बैठा हूं तो सेल्स भी इफेक्ट होगी और जिससे खरीदी जिसको की है वो भी इफेक्ट होगा। तो बी एंड सी आंसर होना चाहिए, तो डी आंसर बिल्कुल सही है, बोथ बी एंड सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं 23 नंबर क्वेश्चन पर। कार्टेज पेड ₹50 फॉर न्यूली परचेज मशीनरी इफ डेबिटेड टू द कार्टेज अकाउंट विल अफेक्ट। अगर मैंने कार्टेज परचेज की और कार्टेज की खर्चा किया 50 रुपए का और मैंने मशीनरी की जगह कार्टेज को इफेक्ट कर दिया, तो कौन कौन से अकाउंट होंगे, किन किन अकाउंटों पे इफेक्ट आ सकता है। तो कार्टेज तो मैंने फालतू में ही किया, डेबिट उसको क्रेडिट करेंगे, उस पर इफेक्ट आएगा। मशीनरी को मैंने करना चाहिए तो उस पर इफेक्ट आएगा। तो देखते हैं, ओनली मशीनरी अकाउंट, ओनली कार्टेज अकाउंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए सी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे है, गुड्स परचेज फ्रॉम राजू फॉर ₹1000 वर पास थ्रू अ सेल बुक। सेल बुक परचेज की एंट्री कहां से पास कर दी, सेल से पास कर दी। चलो, द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल बी, अगर मैंने परचेज सेल की एंट्री को क्या मान लिया, परचेज की एंट्री को क्या मान लिया, सेल मान लिया। अब परचेज की एंट्री अगर दोस्तों सेल में डाल दी तो आप अपने आप सोच सकते हैं परचेज होनी थी, कहां पर गुड्स बढ़नी थी, कहां पर मैंने सेल बढ़ा दी। अगर मैं इसको इफेक्ट करूंगा, इसको सही करूंगा, तो सेल्स कम हो जाएंगी, गुड्स बढ़ जाएंगी, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा। अगर सेल कम हुई तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेल्स कम हुई और परचेजेस बढ़ गई। तो ऑप्शन में देखते हैं, इंक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं, डिक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है, नाइदर ऑफ टू नहीं जी, डिक्रीज हो रहा है, ओनली राजू अकाउंट विल बी इफेक्ट। तो बी आंसर इज बिल्कुल सही करेक्ट होगा। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 25 पर प्यारे दोस्तों। एन अमाउंट ऑफ ₹200 पेड टू बैक्सिम अगेंस्ट एन एक्सेप्टेंस was debited to the पांडुज अकाउंट, द रेक्टिफिकेशन इफेक्ट विल बी। अगर दोस्तों मैंने एक अमाउंट है 200 रुपए की पेड टू बैक्सिम अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस, कुछ एक्सेप्टेंस की होगी एग्जांपल के तौर पर, तो उसके तौर पर 200 रुपए मैंने क्या कर लिया, अमाउंट ऑफ 200 पेड टू बैक्सिम अगेंस्ट द एन एक्सेप्टेंस वाज डेबिटेड टू द पांडुज अकाउंट। ठीक है जी, तो मैंने पे किया तो पांडु जी को डेबिट कर लिया और बैक्सिम की जगह मनी कर। दिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल बी क्या करेगी, इंक्रीज द प्रॉफिट, क्या वो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, क्या बैक्सिम अकाउंट इंक्रीज होगा, क्या रिड्यूस द नेट प्रॉफिट, हैव नो इफेक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट। भाई अगर मैंने किसी भी प्रकार से सिंपल से एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने रेंट के 100 रुपए देने हैं और मैंने उसकी जगह स्टेशनरी के 100 रुपए दे दिए, तो प्रॉफिट को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने रेंट की जगह गलती से स्टेशनरी लिख दिया, उसको काट के रेंट कर दूंगा तो प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा। तो ऑप्शन डी रहेगा बिल्कुल सही, हैव नो इफेक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट। तो ठीक है दोस्तों, ये थे पूरे के पूरे एमसीक्यू। इसकी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके अगले एमसीक्यूज को कवर करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से जनरली क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्लियर हुआ होगा सारा का सारा। पिछली वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए और इससे आने वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा, ताकि आपकी रेक्टिफिकेशन बिल्कुल ही कवर हो जाए, A to Z कवर हो जाए। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर